ये शादी नाना जी के कहने पर हुई थी। उन्होंने उन दोनों को बुलवाकर कोर्ट में शादी करवा दी थी। उनके कहने पर ही इन दोनों ने ये शादी स्वीकार कर ली थी। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेस का मालिक भी था और नाना जी के इच्छा पर उनकी दोस्त की नवासी से शादी कर चुका था, क्योंकि वह जो कुछ भी था सिर्फ नाना जी की सपोर्ट की वजह से ही था। और वह आज ऐसी लड़की से शादी कर बैठा था जो बोल नहीं सकती थी। संजीव राठौर, उसके नाना जी ने अपने नवासे मगधीरा को गले से लगाया। आज मेरे नवासे ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं जितना गर्व करूं उस पर वह कम है। वह नम शब्दों में बोले, उन्हें लिए कोर्ट से बाहर निकले। उनकी शादी आम हालत में नहीं हुआ था। किसी को भी उनके शादी के बारे में नहीं पता था और ये नाना जी की ही इच्छा थी। अर्चना ने अपने नाना अंकल को एक नज़र देखा जो उस पर अपनी जान छिड़कते थे और उसका सबूत आज उन्होंने अपने प्यारे से नवासे से शादी कर दिया था, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी की वजह से। बचपन में ही अर्चना के माता पिता के एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और वह लड़की अकेली रह गई थी। नाना जी की आंखों का तारा थी, पर कुछ दिनों से उन्हें फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही थी और एक बार उस लड़की पर हमला भी हो चुका था। अर्चना की सिक्योरिटी को लेकर वे काफ़ी अपसेट थे। किस तरह 24 घंटे उस पर ड्यूटी देते। बहुत सोचने के बाद उन्होंने जल्दीबाजी में अपने बड़ी बेटी के बेटे मगधीरा से बात की, जो लंदन में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और कई फैक्ट्रियों का अकेला मालिक था। सारी सिचुएशन उसे बताई और उसे अर्चना से शादी के लिए राजी कर लिया। वह हिंदुस्तान आकर अब शादी भी कर चुका था और ये बात अभी तक उसके घर वालों को मालूम नहीं थी और ऐसा उसके नाना जी का ही कहना था कि फिलहाल किसी को भी इस बारे में बताया न जाए। शादी होते ही अर्चना को मगधीरा के साथ विदाई कर दी थी। अर्चना उसकी बड़ी सी सफ़ेद रंग की गाड़ी में बैठी थी। उसका चेहरा हर एहसास से डरा हुआ था। नाना जी ने उसे बहुत समझा रखा था। इस शादी के बाद उसे हवेली के सब लोगों की बातों का सामना करना पड़ता। अब इस समस्याओं ने एक गंभीर मोड़ ले लिया था। बस एक मगधीरा ही सहारा था जो उसका साथ देता। नाना जी, आप बेफिक्र रहो, मैं आपके इस फैसले की लाज रख लूँगा। मगधीरा ने उन्हें भरोसे की डोर थमाई थी तो राठौर के चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई। ठीक है अर्चना, बच्चे और बेटा मगधीरा, आप अर्चना को लेकर घर पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ। वह उसे समझाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। जबकि मगधीरा अर्चना के साथ गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मगधीरा ने अपने साथ बैठी 18 साल की लड़की, जो अब उसकी धर्मपत्नी बन चुकी थी, आज अपने होश हवास में पहली बार देख रहा था। वह कई सालों से विदेश में था और अपने दोस्त हनी के साथ बिजनेस करता था। उसी की बहन अंजलि से उसकी मंगनी हो गई थी, जो कि इन दोनों की पसंद बहुत मैच करती थी। लेकिन अचानक नाना जी के फ़ोन ने उसे वापस आने पर मजबूर कर दिया और फिर अर्चना से उसकी शादी भी उनके इच्छा के हिसाब से कर दी गई। और अब उसको ये सब खुद ही हैंडल करना था और ये सब सोचकर काफ़ी परेशान था, गंभीर भी था। एक गहरी सांस भरते सीट के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अपने साथ बैठी अर्चना को देखा, जो उससे कम 8-9 साल छोटी थी। चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। उसे देखते मगधीरा को एकदम अपनी मंगेतर अंजलि की मंगनी वाले दिन की याद आई थी। पर अब सब कुछ खत्म हो गया था। हाँ, वह अब ये मंगनी खत्म करने वाला था, क्योंकि वह अपने नाना जी को किसी हाल तकलीफ में नहीं देख सकता था। उन्हीं के लिए उसने अर्चना से शादी की थी। अब आखिरी सांस तक निभाने वाला था। उसके लिए चाहे उसे कोई भी रिश्ता त्यागना पड़ जाता तो वो पीछे हटने वाला नहीं था। जबकि साथ बैठी अर्चना का दिमाग कहीं और ही लटका हुआ था। वह जानती थी कि मगधीरा उससे बहुत जल्द छुटकारा पालेगा। उस जैसी गूंगी लड़की से वह कितना साल निभा सकता था, जबकि उसे एक से एक खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। ये सब सोचते ही उसके दिमाग की नसें हिली थी। वह फिलहाल मासूम नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से क्या थी कोई नहीं जानता था। गाड़ी उस हवेली में दाखिल हुई। सफ़ेद गाड़ी को देखते दूर से हवेली के मेंबर ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मगधीरा आ गया, मेरा बेटा मगधीरा आ गया। सभी खुशी से झूम रहे थे। सब हवेली वालों को इकट्ठा कर लिया था। मगधीरा के घर पर जॉइंट फैमिली सारे साथ रहते थे। उसके चाचा चाची, ये हवेली भी उसके नाना का ही था। सभी मगधीरा के अचानक आने का सुनकर हैरानी में पड़े हुए थे। बाहर निकले एक अनजानी खुशी थी जिसे शब्दों में पिरोना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। सरस्वती माँ बेकाबू होती आगे बढ़ती मगधीरा को गले लगाने लगी कि उसके साथ खड़ी अर्चना को देखा, वहीं ठिठक कर रह गई। बल्कि अर्चना को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बिल्कुल सांप सूंघ गया था। मगधीरा, ये अर्चना तुम्हारे साथ क्या कर रही है? सरस्वती हैरान होकर पूछती। हुए आगे बढ़कर उनको गले से लगाना चाहा तो उन्होंने उसके लिए अपनी बाहें फैला दी। कैसी हो मेरी मम्मी? वह उनसे मिलता अब अपनी बहन सरिता के गले लगा। वह भी अपने भाई से प्यार लेती मुस्कुराई।
जबकि सवालिया नज़रें अभी भी मगधीरा पर अटकी हुई थी। अचानक ही आ गए, बताया भी नहीं। बताते तो अच्छी खासी तुम्हारी परीक्षा ले लेती। जहाँ सरिता ने उसके चेहरे पर प्यार करते पूछा तो पीछे से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, मगधीरा को मैंने हिंदुस्तान बुलाया है। अचानक संजीव राठौर के आने पर सभी लोग चौंक गए, उनसे बड़ी सम्मान से मिले, जबकि दूर खड़ी अर्चना की नज़रें अपने नाना अंकल पर जा ठहरी, जो उसके पास आते आते उसे अपने साथ में लेते एक बड़े सोफे पर विराजमान हुए थे। आज हमने अपने नवासे मगधीरा की शादी अपने दोस्त की नवासी अर्चना से करवा दी है। ये खबर थी जैसे सभी घर वालों पर एक बम की तरह फूटी थी। सभी बुरी तरह से चौंक गए थे। ये कैसे मुमकिन है? धीरा की शादी अर्चना से कैसे हो सकती है? सरस्वती के माथे पर अनगिनत बल पड़े थे, क्यों नहीं हो सकता? क्या बुराई है उसमें? एक लड़का और एक लड़की एक अच्छे पवित्र बंधन में बंध गए हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वहीं पर जगदीश वे अपनी पत्नी की तरफ देखते एक एक शब्द पर जोर देते बोले, दोनों का कोई जोड़ नहीं राठौर साहब। वे थोड़ा गुस्से में हुए थे। उनकी बात पर अर्चना की आंखें भीगी थी। जोड़ तो था, तभी भगवान ने इन दोनों को इन संबंध में बांध दिया, वरना ये कभी नहीं हो पाता। वे थोड़ा आगे बढ़ते हुए गंभीरता से बोले, आप भले ही करवा ले ये शादी, लेकिन याद रखना पिताजी, मैं इसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। सरस्वती गुस्से से उठकर खड़ी हुई। उसी समय उनके छोटे बेटे गोपाल और उनकी पत्नी गीता भी वहां आ पहुंची और इस समस्याओं को थोड़ा गंभीरता से समझाने बुझाने की कोशिश की। कोई समस्या नहीं मगधीरा बेटा, आप जल्दी अर्चना को अपने साथ लंदन ले जाने का इंतजाम करो। अर्चना आपके साथ रहेगी, मुझे ज़्यादा तसल्ली होगी। वह भी पल में फैसला कर गए थे। कैसी बातें कर रहे हैं, आज ही तो यह आया है और आप उसे वापस भेज रहे हैं? सरस्वती ने गुस्सा दिखाया बेटे के साथ। बेटी, तुम्हें अब अर्चना बहू के रूप में स्वीकार करनी होगी, जो मेरे ख्याल में यहाँ मौजूद सभी को इस बात से तकलीफ हो रही है, और मैं अपने दोस्त की नवासी के साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। वह अपनी जगह से उठकर खड़े हुए तो मगधीरा भी उठकर खड़ा हुआ। अर्चना, अब से आप लोगों की जिम्मेदारी है और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। राठौर की बात पर मगधीरा ने उन्हें तसल्ली देते हुए हाँ में सिर हिलाया, तो वो बड़ी तसल्ली में होते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। वे अभी 5 से 6 दिन यहीं रुकने वाले थे, जब तक मगधीरा और अर्चना लंदन नहीं चले जाते, जबकि वहां मौजूद सभी की निगाहें कभी अर्चना पर कभी मगधीरा पर जा अटकी थी। आप इस तरह क्यों गुस्से हो रही हो? क्यों ना करूं मैं गुस्सा? ऐसी लड़की को तुम इस घर की बहू बनाकर ले आए हो जो बोल भी नहीं सकती, उसमें उसकी क्या गलती है? ये सब तो भगवान की तरफ से है ना। और मेरे बेटे के लिए ये सब बातें कब से मैटर करने लगी है? माँ, हर चीज मैटर करती है। अब मगधीरा, तुमने शादी की है और वह भी एक ऐसी लड़की से जो गूंगी है। माँ, ऐसे मत कहो। वह परेशान हुआ। अभी तो तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है, कल जब सारी दुनिया बोलेगी तब क्या करोगे? ये कैसी शादी है मगधीरा, जिसमें ना तुम्हारी माँ शामिल है ना तुम्हारे पिता, और तुम अचानक शादी करके इसे घर भी ले आए हो, और अब तुम चाहते हो तुम बिना किसी को कुछ बोले इसे स्वीकार भी कर ले? तो ये हमारे बस की बात नहीं है। उसके पास से उठती दूर जाकर बैठ गई। मम्मी, आप जानती है मेरे लिए नाना जी का हर हुक्म सर आंखों पर है और मैं उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता था। वह भी सरिता के पास जाते हुए उनका मुंह अपनी तरफ कर गया। तो ठीक है, जैसे तुम्हारे नाना कहते हैं तुम ऐसा ही करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो मगधीरा, क्योंकि तुम्हें हमारी बात ही नहीं माननी। वह बहुत गुस्सा कर रही थी। उन्हें गुस्से में देखता मगधीरा उन्हें फिलहाल मनाने का इरादा छोड़ चुका था और बाहर निकल गया। उन दिनों उसके पापा यहाँ नहीं थे, वरना इस वक्त उन्होंने भी एक अलग से अदालत लगाई होती। मगधीरा के ऐसे चुप से बाहर निकल जाने तक वहाँ सरस्वती बहुत दुखी हुई थी। मगधीरा माँ के कमरे से निकलता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी कॉरिडोर से जाती अपनी बहन चाचा की लड़की को आवाज़ दे गया था। नीला ने पलटकर मगधीरा की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ी। जी भाई। वह वापस आकर सर झुका गई। क्या इस बार ये भाई तुम्हें नजर नहीं आया जो मेरे पास नहीं आ रही हो? वरना तो मेरा दिमाग खा जाती थी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। वो घबराए हुए अपनी नजरें उठाती फिर झुका गई। यहाँ आओ, अपने भाई के पास बदला नहीं है तुम्हारा भाई। वह उसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन वह अपने भाई को क्या बताती कि उसके अर्चना से शादी करने पर उसकी और सरिता के जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो बातें तय हुई थी अभी मगधीरा को बताया नहीं गया था। नीला और सरिता की शादी जिन 2 लड़कों से तय हुई थी, उसकी इकलौती बहन सविता से मगधीरा की शादी की बात चल रही थी, और ये बात अभी मगधीरा को नहीं बताया गया था। लेकिन लड़के वालों ने ये बात स्वीकार कर ली थी और मगधीरा के लंदन वापस आने का इंतजार हो रहा था। अब यहाँ आकर ये सब हो गया था और नीला को वह लड़का बहुत पसंद था। सरिता अपने माँ बाप के कहने पर यह शादी कर रही थी।
अब नीला को ये डर था कहीं वे दोनों भाई ये रिश्ता ना तोड़ दें। फिलहाल उन दोनों के रिश्ते पर क्या असर पड़ने वाला था ये तो आने वाला वक्त ही बताता। अब तो सब कुछ बिगड़ जाना था। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। अपने भाई पर भरोसा रखो। उसके दिमाग में चल रही सारी बात समझ गया था, क्योंकि उसके आते ही ये बात नाना जी ने उसके कान में डाल दी थी। अर्चना कहाँ है? उसे अचानक से अर्चना की याद आई। आपके रूम में कुछ खाने के लिए लाऊं? आपको भूख लगी होगी। उसे अपने भाई की फिक्र हुई थी। नहीं गुड़िया, अभी कुछ खाने का मन नहीं, अभी सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। वह उसके माथे पर किस करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। भगवान करे सब ठीक हो जाए, वह दिल से कहती वापस पलटी थी। मगधीरा जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अर्चना उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वह चुप से बिस्तर पर जा बैठा तो उसी पल उसके मोबाइल पर अंजलि की कॉल आने लगी। वह वीडियो कॉल कर रही थी, जिसे रिसीव करने का मगधीरा का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। वह अब खुद को अंजलि के लिए अनजान होने को सोच रहा था। वह अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। मंगनी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन शादी की वैल्यू बहुत होती है। वह समझता, मोबाइल को एक तरफ रखता बिस्तर पर अपनी बाहें फैलाकर लेट गया। कमरे के छत को घूरते सोच में डूबा हुआ था। काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन अर्चना उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक से उसे बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वह जल्दी हड़बड़ाता हुआ उठ बैठा और तेजी से बाथरूम की तरफ लपका था तो बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं था। वह भी बिना सोचे समझे अंदर घुस गया था। अर्चना बाथ टब में गिर गई थी। उसके माथे से खून बह रहा था। उसे चोट लग गई थी। वह पूरी भीगी हुई थी। जल्दी उसके तरफ लपका, अर्चना को गोद में उठाता बाहर लाया। उसके जिस्म को गीले कपड़ों में देखा। अपने होश हवास खो बैठा था। वह तो भगवान की कृपा कर रहा था कि वह कुछ हद तक होश में थी। तुम ठीक हो? वह उसका चेहरा अपने हाथों में लिए था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसके इतने करीब जाकर इतने प्यारे अंदाज में कहा तो अर्चना उसे देखती रह गई। अर्चना को चोट काफ़ी गहरा लग चुका था, इस वजह से उसे देखते देखते बेहोश हुई थी। मगधीरा बुरी तरह से घबराया था। वह तुरंत उसको अपने गोद में भरकर उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देने लगा और उसके कलेजे को मसलने लगा। तभी वह अचानक होश में आई थी। तब जाकर मगधीरा को राहत मिली थी। वह दवाइयों को डिब्बे से कुछ निकालता उसके माथे पर आए जख्म साफ करने लगा और बैंडेज लगाता उसे अलमारी से अपना ट्राउजर और टी शर्ट निकाल कर दिया। फिलहाल इसमें एडजस्ट कर लो, रात बहुत हो गई है, सुबह तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करूँगा। वह बहुत नरमी से उससे बात कर रहा था। उसका ये अंदाज अर्चना के दिल में जगह बना रही थी। वह उस कपड़े को लेती ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। अंजलि की कॉल फिर से आने लगी तो मजबूरन उसे कॉल रिसीव करनी पड़ी। कहाँ हो तुम? मगधीरा अचानक से लंदन से हिंदुस्तान पहुंच गए और मुझे बताया भी नहीं। फ़ोन उठाते वो भूल चुका था, कुछ काम था, अचानक आना पड़ा, मुझे इसलिए नहीं बता सका। मगधीरा ने धीमे शब्दों में कहा, लेकिन भाई को तो बता देते। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद तुमने भाई को बताया? सब ठीक है ना? अचानक इमरजेंसी में आना पड़ा था। हाँ सब ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और अर्चना को ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए देखा तो कॉल बंद करने लगा। लंदन में अर्चना से मंगनी के बारे में घर में किसी को मालूम नहीं था, ना ही नाना जी को। अंजलि ने फ़ोन के दूसरी तरफ से कहा, फ़ोन मत काटना, मुझे तुम्हें देखना है वीडियो कॉल पर। अंजलि ने ये बात कही तो मगधीरा सोच में पड़ गया। एक तरफ अंजलि थी तो दूसरी तरफ अर्चना। वो बीच में फंस गया था। मैं बाद में बात करता हूँ। वो बिना ज़्यादा बात किए कॉल को कट कर दिया था। अर्चना की तरफ ध्यान दिया। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? वह अर्चना की तरफ बढ़ते हुए नरम शब्दों में पूछने लगा तो वह नामे सिर हिलाती सोफे पर जा बैठी। उसे अपने कपड़ों में देखकर मगधीरा ने सर नामे झटका। वह जानता था उस हवेली में कोई भी अर्चना को पसंद और बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने नाना के कहने के हिसाब से कल सुबह होते ही अर्चना को लंदन ले जाने का बंदोबस्त करना था। वह उसे अपने साथ ही रखने वाला था। अचानक फ़ोन काट देने पर अंजलि के माथे पर बल पड़े थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस तरह से फ़ोन कॉल कभी नहीं काटता था और आज पहली बार अंजलि को उसकी ये आदत बहुत बुरी लगी थी। कुछ तो ऐसा था जिसका खटका अब अंजलि को लग गया था। उसकी छुट्टी और अचानक हिंदुस्तान जाना उसको बता रही थी जैसे कुछ गलत हुआ है। वह सोच में पड़ गई। सुबह नाश्ते के टेबल पर वे दोनों आ गए। कमरे से बाहर आए तो सबकी नज़र बेकाबू उन पर जा अटकी। अर्चना उस वक्त नीला के कपड़ों में थी जो सुबह ही मगधीरा ने उसे नीला से लेकर दिए थे। वे आज अर्चना के लिए शॉपिंग करने का इरादा रखता था। उनके डाइनिंग टेबल पर बैठने से दादी और मम्मी दोनों ही उठ खड़ी हुई थी। कहाँ जा रही हैं? जब नाना ने उन्हें एकदम से टोका था, दोनों कहने लगी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, मुझे और ज़्यादा भूख नहीं।
दादी और माँ ने अपना अपना जवाब देते गुस्से की नज़र अर्चना पर डाली और वहाँ से हट गई। सरिता चुप से ये सब कुछ देख रही थी, जबकि घर के और लोग भी बड़ी गंभीरता के साथ अपना अपना नाश्ता करने में मगन थे। उन्होंने अपने आसपास ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। मगधीरा गहरी सांस छोड़ते अपने नाना जी के साथ ही विराजमान हुआ था, जबकि अर्चना ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर उनसे प्यार लिया और मुस्कुराते हुए मगधीरा के साथ वाली चेयर पर जा बैठी। इन दिनों मेरी चाची भी घर पर नहीं थी, वे अपने मायके गई हुई थी। नीला का मंगेतर गोपाल भी अपने काम में बिजी था। इधर हनी इस वक्त अपने बिजनेस के काम में दुबई गया हुआ था, उसे भी वापसी में अच्छा खासा टाइम लगना था। फिर क्या सोचा मगधीरा, नाना जी ने नाश्ता करते हुए मगधीरा से पूछा। जैसा आप कहें नाना जी, वैसा ही होगा। वह बड़ी विश्वास के साथ बोला, मुझे खुशी है आपने मेरे फैसले की लाज रखी है और मैं नहीं चाहता कि अर्चना यहाँ सबकी नफरत सहे, इसलिए आप उसे अपने साथ ले जाओ। नाना जी ने अर्चना का हाथ थामे कहा तो वह चुप से मुस्कुराते उनका हाथ चूम गई। वह और कर भी क्या सकती थी, या मुस्कुरा सकती थी या रो सकती थी, क्योंकि बोलना तो उसे आता ही नहीं था, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। मगधीरा कुछ ही दिनों में अर्चना को अपने साथ लंदन ले जाने का बंदोबस्त कर चुका था। पासपोर्ट उसका रेडी कर लिया था। एक हफ्ते में वो बाकी सारा काम भी पूरा करवा चुका था। उस वक्त वह ड्राइव कर रहा था जब उसे एक फ़ोन कॉल आई। अननोन नंबर देखते हुए सोचते हुए कॉल रिसीव कर गया था। कैसे हो? किसी अनजान आदमी की आवाज़ पर वह चौंका था। आप कौन? मैं वह हूँ जिसने तुम्हारी पत्नी को बनाया, मुझे उसका दीवाना बनाया। फ़ोन के उस तरफ के आदमी की आवाज़ पर मगधीरा के दिमाग की नसें तन गई थी। क्या बकवास कर रहे हो? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वह बहुत खूबसूरत है तुम्हारी पत्नी, बस मेरे प्यार के लायक नहीं। बहुत चाहा कि वो मुझे अपना ले, पर अपनी बकवास बंद करो। खबरदार, जो मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। वह गाड़ी एक तरफ रोकता वह उस फोन करने वाले आदमी पर चिल्लाया था। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उससे शादी करके तुम्हें लगता है तुम मुझसे शादी करके मुझसे उसे बचा लोगे? तो इस बात को भूल जाओ, बाहर निकल जाओ। मुझे जब मौका मिलेगा मैं उसे तुमसे छीन लूँगा, चाहे मुझे उसे मारना ही क्यों न पड़े। उस आदमी ने कितने गंभीरता से बात की थी और साथ ही फ़ोन काट दिया। वह गहरी सांस भरता अपना गुस्सा कंट्रोल करने की हिम्मत जुटाने लगा था। गाड़ी वापस घुमाई। अब उसका इरादा अर्चना से बात करने का था। आखिर वह जो कोई भी था, उसकी बातों से ऐसा ही लग रहा था कि वह अर्चना को काफ़ी सालों से जानता है। हो सकता था अर्चना भी कुछ जानती हो उसके बारे में। अर्चना अभी नहाकर बाथरूम से निकली थी। उन दिनों वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। भले ही हवेली में कोई उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो खुश थी। क्यों? ये सिर्फ वही जानती थी या फिर भगवान? अचानक से दरवाज़ा खुला। मगधीरा अंदर दाखिल हुआ। ये नंबर किसका है? वो मोबाइल उसके सामने किए पूछ रहा था। अर्चना के चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने घबराकर सर ना में हिलाया। क्या मतलब? नहीं जानती हो तुम? वह माथे पर बल डाले पूछ रहा था। अर्चना ने फिर से ना में सिर हिलाया तो उसका माथा टनका था। देखो अर्चना, कोई बात है ऐसी जो तुम्हें लगता है मुझे बता देनी चाहिए तो अभी बता दो, वह उसे नरमी से समझाते बोला। अर्चना ने फिर से ना में सिर हिलाया तो वह उसे एक मंगलसूत्र पहना गया। इसे खुद से कभी अलग मत करना। मगधीरा गहरी सांस भरते दूसरे रूम में चला गया। अर्चना के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कान ने छुआ था। उसका पति उसकी परवाह कर रहा था, इसके लिए फिक्र कर रहा था और ये एक खुशी की बात थी। वह उसे लिए आज लंदन की फ्लाइट पकड़ चुका था। वह जानता था वह घर में सबको नाराज करके अर्चना को अपनाते लंदन लेकर जा रहा था। एक तरफ वह अर्चना को लेकर थोड़ा डर भी गया था। उसे लगा था लंदन जाकर वह फ़ोन वाला आदमी उनका पीछा छोड़ देगा, जहां उसकी माँ सरस्वती उससे बहुत नाराज़ थी। पर उसे इस वक्त इसे लेकर बिजनेस की वजह से वापस जाना पड़ रहा था। अगर वह ना जाता तो उसका अच्छा खासा लॉस हो जाना था। पहली बार हवाई जहाज का सफ़र करते हुए वह काफ़ी एक्साइटेड थी, जबकि उसकी एक्साइटमेंट देखते मगधीरा धीमे से मुस्कुराया था। काश ये लड़की बोल सकती। भगवान ने कितनी फुर्सत से उसे बनाया है। लेकिन वह थोड़ा दुखी हुआ। उसका दिल चाहा कि वह उसकी आवाज़ सुने। उसकी आवाज़ कैसी होगी? अनजाने में ही सही, वह उसके पास होता जा रहा था। वह लड़की अर्चना खुद ब खुद उसके दिल में अपनी जगह बनाती जा रही थी। इस बात को वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जैसे ही वो लंदन लैंड हुए उसे अंजलि की फिक्र सताने लगी। वह अब कैसे उसे हैंडल करेगा? पर वह फैसला ले चुका था। अर्चना ने अपने आसपास देखा। अनजान मुल्क को देखते वह एक पल को अपने कदम रोक गई, पर अगले ही पल मगधीरा ने उसका हाथ थामे अपने मजबूत हाथ में थाम लिया। अपना मुंह फेरते उसे देखने लगी तो वो मुस्कुराया। उसे लिए वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जहां ड्राइवर उसे पिक करने आया हुआ था।
कुछ ही देर में वह अपने अपार्टमेंट में था। उसने वापस आने की खबर किसी को नहीं दी थी। वह इतना बड़ा अपार्टमेंट देखती हैरान हुई। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? वह सामान एक तरफ रखता मर्दाना रोब के साथ पैंट के पॉकेट में हाथ डाले उसके पास आकर खड़ा हुआ तो वो मुस्कुराहट से उसको जवाब दे गया, काश तुम बोल सकती। अचानक से मगधीरा के होंठों से यह आवाज़ निकली, पर अर्चना के चेहरे पर एक काला साया लहराया था। एकदम से मगधीरा को अपने शब्दों पर गिल्टी फील हुई थी। आई एम सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। तुम चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। वह नज़रें चुराता वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गया, जबकि अर्चना उसे जाते हुए देखने लगी। अचानक ही मगधीरा के वापसी पर अंजलि ने उसको ऑफिस में आते हुए देखा तो खुशी से चहक उठी थी और कहा, कैसे हो? वह अपना काम छोड़ती उसके तरफ ध्यान दी थी, वैसे ही जैसा तुम छोड़ कर गए थे। वो मुस्कुरा रही थी। मगधीरा को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई थी। अच्छी बात है अंजलि, लेकिन मैं अब वैसा नहीं रहा। वह जरा सा टेबल पर आगे की तरफ होकर बैठता, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में बांधकर। क्या मतलब, क्या चेंज हो गया है? मुझे तो आप वैसे ही लग रहे हो। वह खुश हुई। एक पल को मगधीरा ने गहरी सांस ली। मैं अब शादीशुदा हूँ, आखिरकार उसने कह दिया। सामने बैठी लड़की उसे आंखें फैलाए देखती रह गई। ये तुम झूठ बोल रहे हो? वो हंसी थी। बिल्कुल भी नहीं। वह बिना डरे, बिना किसी लालच के कहे जा रहा था, कैसी बातें कर रहे हो तुम, कैसे किसी से शादी कर सकते हो? वह एकदम चिल्लाते हुए कह गई। अपनी जगह से उठ खड़ी हुई तो मगधीरा ने उसे यूं अचानक अपने हिंदुस्तान जाने से पहले और वापस आने तक की सारी कहानी सुना दी थी। उसकी बात सुनते हुए आंखों में आंसू भर लाई। उंगली में पहनी अंगूठी को चाहत से देखने लगी। ना चाहने के बावजूद भी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं रिश्तों में मिलावट का धोखेबाज नहीं अंजलि। तुमसे सिर्फ मंगनी की थी और तुम्हारा बनकर रहना चाहा, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही स्वीकार था। मेरा जोड़ा अर्चना के साथ लिखा हुआ था और इस हकीकत को हम दोनों को स्वीकार करना होगा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे? मंगनी के साथ साथ क्या मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी? जो तुम्हारे दिल में है, वह दुखी से सवाल कर गई। अंजलि, असली मोहब्बत शादी के बाद होती है और तुम मुझे अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती हो। मेरी अच्छी दोस्त की तरह तुम्हारे अंदर हर खासियत है जो एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना होगी, तुम्हें अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा और चाहने वाला आदमी मिले। वह कितनी आसानी से सब कुछ कहते हुए अपना दामन छुड़ा लिया था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली, अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, अपने हाथ की उंगली से उस मंगनी की अंगूठी को निकालकर उसके सामने टेबल पर रखा। मुझे तुम जैसे जीवन साथी बिल्कुल नहीं चाहिए मगधीरा। अफसोस हो रहा है कि मैंने उस इंसान से मोहब्बत की जो कमज़ोर था, जो अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा भी ना हो सका। अच्छा हुआ हमारे रास्ते अलग हो गए। वह गुस्से से कहते हुए मुंह फेर गई, वहाँ से चली गई। मगधीरा जानता था यही सब होना है और पीछे होता चेयर के साथ टेक लगाकर अब इस इंतजार में था कि उसका दोस्त हनी कब उसके साथ अपना बिजनेस पार्टनरशिप खत्म करता है। वह हर चीज़ के लिए मेंटली तैयार था। वह एक प्रैक्टिकल इंसान था जो फैसला एक बार ले लेता था उससे पीछे नहीं हटता था। अंजलि से मंगनी का फैसला उसने खुद किया था, लेकिन अपने फैसले पर उसने अपने नाना जी को भरोसे में नहीं लिया था। ये अंजलि से कोई जनूनी मोहब्बत तो नहीं थी, वह एक अच्छी दोस्त थी। उसने मगधीरा को प्रपोज किया था, जिस पर मगधीरा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वह भी मंगनी नहीं करना चाहता था। वह अपनी खुशी अपने घर वालों के साथ बांटना चाहता था। वह सारी बातें वहां जाकर बताना चाहता था, पर अंजलि की इच्छा पर वह उससे मंगनी की अंगूठी पहना गया था। पर हिंदुस्तान में नाना जी के फैसले के आगे इस मंगनी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि उस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वो प्यार नाना जी से ही तो करता था। उनकी कही गई हर बात को पत्थर की लकीर समझता था। उसे नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान जाने पर उसके साथ ये सब हो जाएगा, वरना वह अंजलि से कभी मंगनी नहीं करता। उसको यही लगा कि अंजलि से मंगनी करके वह नाना जी को बता देगा और उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ भी नहीं होगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया था। अब उसे ही सारी समस्याओं को सुधारना था। कैसे लापरवाह पति हो तुम। पत्नी को हिंदुस्तान से लंदन में लाकर अकेला अपार्टमेंट में छोड़ दिया। ये भी ना सोचा कि उसका आशिक पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच जाएगा। जिस नंबर से मैसेज रिसीव हुआ, मगधीरा के तो होश एकदम ठिकाने लगे थे। उस वक्त वह एक मीटिंग में था। मैसेज पढ़ते ही वो मीटिंग कैंसिल करता, अपना कोट और घड़ी पहनता बाहर की तरफ भागा था। गाड़ी में बैठता हुआ तेजी से गाड़ी भगाते उस वक्त सिर्फ अर्चना के बारे में सोच रहा था। वह उस अपार्टमेंट में अकेला ही छोड़ाया था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वह एकदम से यहाँ आकर उसे लेकर लापरवाह हो गया था। हनी ने उसे अपना पार्टनरशिप भी खत्म कर दी थी। वह अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, अपनी दोस्त को भी भूल बैठा था।
वह उन सब बातों में फंसा हुआ था, इसलिए अर्चना की तरफ से लापरवाह हुआ था। गाड़ी को 100 की स्पीड में भगाते वह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, घर में पूरी चुप्पी छाई हुई थी। अर्चना अर्चना, वह ऊंची आवाज़ में उसे बुलाता हुआ हर तरफ उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसे अर्चना कहीं भी दिखाई नहीं थी। वो बेहद परेशान हुआ। अचानक से उसने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला तो वो उसी के अंदर छुपी बैठी कांप रही थी। एक पल की देरी किए बिना मगधीरा उसकी तरफ लपका। तुम ठीक हो? उसे अपने सीने से लगाए वह घबराता बोला, जबकि वो बस रोई जा रही थी। वह नहीं जानता था वह आदमी कौन है, ये सब क्यों कर रहा है। वह सामने भी नहीं आता। मगधीरा उसे लिए बाहर आया, बिस्तर पर बैठाते उसे अपने सीने से लगाए रखा। अर्चना को बहुत आराम मिल रहा था। वह उसका था, सिर्फ उसका। ये एहसास हर एहसास पर भारी था। उस दिन के बाद से मगधीरा ने घर पर सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया था। वह किसी हाल में भी अर्चना को लेकर अब लापरवाही नहीं दिखाना चाहता था, पर उसे बार बार धमकी मिल रही थी। वह सब काम छोड़ छाड़ कर इस वक्त अर्चना के पास ही था। उसने अपने दोस्त के थ्रू उस नंबर को ट्रेस करवाना चाहा, लेकिन फिलहाल ये नंबर ट्रेस नहीं हो सका था। पर वह कुछ दिन में वह नंबर ट्रेस करके देने का वादा कर चुका था। तब तक वह अर्चना को लेकर लापरवाही नहीं चाहता था। हवेली से जहां मम्मी पापा, चाचा चाची, दादी सभी ने उसको इनवाइट किया था। नीला और सरिता की शादी थी और उन लोगों ने शादी से मना नहीं किया था और 1 महीने के बाद उन दोनों की शादी होनी थी। इसलिए जहां उसकी माँ ने वापस आने को कहा, उसकी दोनों बहन नीला और सरिता की शादी के लिए 1 महीने की डेट फिक्स कर दी गई थी। वह उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उसने हिंदुस्तान आने की हामी भरी तो जहां उसकी माँ तसल्ली में हुई थी। जो भी था वह उनका सगा बेटा था। उसके बगैर वह अपनी बेटी की खुशी कैसे कर सकती थी। मगधीरा उस परिवार का इकलौता चिराग था, इसलिए उन्होंने अर्चना के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपने बेटे के लिए बहू स्वीकार करना ही पड़ा था। और मगधीरा के दादी को भी इस रिश्ते को अपनाने को कहा गया था। जब उन लोगों की फैमिली को कोई समस्या नहीं थी और नीला और सरिता की शादी वे लोग कर रहे थे, वे अपने जुबान से पीछे नहीं हट रहे थे। फिर उन्होंने भी शांति बना लिया था। वह जिस गाड़ी में थी वह अचानक ही रुक गई, जबकि मोबाइल पर वह मगधीरा को ही मैसेज कर रही थी। उसने सवालिया नज़रों से ड्राइवर को देखा, जो पीछे उसको देखकर मुस्कुराहट पास करता गाड़ी को फुल स्पीड में छोड़ता। ड्राइवर गाड़ी से कूद गया था। गाड़ी सीधा पुल के नीचे जा गिरी। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो आप इस कहानी को मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।